एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। नए लेवल पे जाने के पहले आइए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ किस तरीके से हम लोग नाप सकते हैं, कौन सा भी एसिड अगर आपके सामने है तो वो एसिड कितना एसिडिक है ये आप कैसे जज करेंगे, तो इसके छोटे बेसिक फंडे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर। मतलब आपके पास कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आप उठाकर पानी में डाल दीजिए। अब जब उस कंपाउंड को उठाकर पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद वो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होना मतलब क्या, वो टूट जाएगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है। NaCl मैंने जैसे ही पानी में ऐड किया, अब पानी में ऐड करने के बाद ये जो पहले NaCl था, एक कंपाउंड था NaCl, वो अब बन चुका है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि आपके पास में कलर चेंज करते हैं, NaCl है, ठीक है, NaCl है आपके पास में, आपने क्या किया, इस NaCl को पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। जैसे ही आपने इस NaCl को वाटर में डाला, अब ये जो NaCl है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा Na पॉजिटिव आयंस में और क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, आयनाइज हो जाएगा जिसे हम कहते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइज होना, आयोनाइजेशन, ये कहते हैं हम लोग इसे, आयनाइजेशन, ठीक है। तो अब ये आयनाइज हो गया। आयनाइज होने के बाद हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। अब हम लोग इसे आसान करने के लिए एक बढ़िया से एसिड लेते हैं, HCl। आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ले लेते हैं भाई। इस HCl को जब मैं पानी में ऐड करूंगा, मतलब मैंने इसमें H2O डाल दिया या फिर HCl को H2O में डाल दिया। अब जैसे ही मैंने HCl को H2O में डाल दिया तो यहां पर हमें पता है जो ये HCl है ये दो आयंस में बट जाएगा। एक होगा हमारा H प्लस आयन और दूसरा होगा हमारा क्या, Cl माइनस आयन, ठीक है। अच्छा, ये जो पानी है क्या ये भी ऐसे ही हो जाता है, क्या ये H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा? जी हां बिल्कुल, ये ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या यहां पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा? जी हां, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बढ़ जाएगा, ज्यादा H प्लस होंगे। और अगर आपने केमिस्ट्री कभी जीवन में पढ़ी है तो H प्लस मतलब ही एसिड, ठीक है। H प्लस ज्यादा होना मतलब एसिड होना और OH माइनस ज्यादा होना मतलब कि बेस होना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि आपके पास में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो एक एसिड है, और यदि आपके पास में H प्लस के अलावा जो होता है हमारा OH माइनस, यदि आपके पास में OH माइनस ज्यादा है तो आप एक बेस के संपर्क में है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली इतना याद रखो। तो क्योंकि यहां पर OH माइनस है तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या ये बेस है? बेटा जो H2 होता है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है। अभी उस पर हम बाद में ध्यान देंगे, लेकिन अभी जो हमें काम का है वो देखते हैं। क्या यहां पर ये H प्लस दे रहा है? जी हां, ये H प्लस भी देता है, OH माइनस भी देता है। लेकिन ये जो है ये एक एसिड है, ये जब पानी में हमने डाला तो ये H प्लस में डिसोसिएट हो गया और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया। तो यहां पे भी H प्लस, यहां पे भी H प्लस। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, मात्रा बढ़ गई है H प्लस की? तो अगर मात्रा H प्लस की बढ़ गई है तो हमने क्या सीखा, हमने अभी सीखा कि यदि H प्लस ज्यादा है तो वो एसिड होगा। तो हम लोग बता सकते हैं कि ये एसिड है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए आगे। हमने अभी तक क्या समझा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर। मतलब पानी में डालने के बाद इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, वहां से हम बता सकते हैं कि आपका गिवन कंपाउंड कितना एसिडिक है, ठीक है। ओके, अब यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक यहां पर एसिड लिया है AH, ठीक है, एग्जाम्पल है AH। आप यहां पे HCl ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो इन्होंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है AH। जैसे ही इन्होंने इसे पानी में डाला तो यहां पर ये दो अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो गया, एक है H पॉजिटिव और दूसरा है A माइनस। जिसे आप अगर HCl लेते यहां पर तो क्या होता, HCl यदि मैं लेता तो वो कैसे दिखता, देखो यहां पे होता Cl माइनस प्लस H पॉजिटिव।
ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, और ये A माइनस जो है ये Cl माइनस है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने A माइनस लिया है, ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास में एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री में जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे आगे कि यदि आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, सपोज करिए आपके पास में एक रिएक्शन है HCl प्लस H2O गिव्स व्हाट, H प्लस एंड और क्या देता है भाई, Cl माइनस देता है, बोलो, और क्या देता है, OH माइनस देता है, बोलो, ठीक है, ये देता है, ओके। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। अगर मैं कहूं कि सिर्फ मेरे पास में HCl है और मैंने इसे डिसोसिएट कर दिया तो ये बन गया H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, क्या ये बनेगा, जी हां बनेगा। अब ये क्योंकि रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम में है, कहां है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब ये कभी इस तरफ कभी ये इस तरफ, कभी H प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और बना देंगे एक HCl, कभी HCl आपस में ही डिसोसिएट हो जाएगा और बना देगा H प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम में है। और अगर इस पर्टिकुलर जगह पर कोई आपको पूछता है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है ना, तो ये आप लिखते हैं Ke से। के इक्विलिब्रियम क्या है, इसका होता है कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब आप ये पढ़ेंगे जब हम लोग इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये है इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम में से कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो जो के इक्विलिब्रियम होता है ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, Cl माइनस ये है, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट HCl, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बोलो यार, क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। अब यही कुछ आपको यहां पर दिखेगा, देखिए ये हमारे पास में रिएक्शन है। इस रिएक्शन का यदि मुझे कोई पूछता है कि इसका आप मुझे कांस्टेंट बताइए, के इक्विलिब्रियम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप यहां पर देखिए, आप इधर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोडक्ट्स को, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे आप रिएक्टेंट को, मतलब इनके कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। अब इसमें से हमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि ये जो Ka है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, हमारे H पॉजिटिव को। क्या बात समझ में आ रही है, H पॉजिटिव को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और H पॉजिटिव से ही हम ये बता पाते हैं कि क्या आपका कंपाउंड एसिडिक है या फिर नहीं, ठीक है। और अगर Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव को, तो क्या ये काम आएगा एसिडिटी बताने के लिए, जी हां, एसिडिटी या फिर H पॉजिटिव को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं Ka से, या फिर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं Cl नेगेटिव से, दोनों है भाई। लेकिन बात यहां पे हम लोग एसिडिटी की कर रहे हैं तो मैंने H प्लस लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नेगेटिव। A नेगेटिव मतलब क्या है, A नेगेटिव मतलब Cl माइनस ले लो HCl की जगह पर, राइट। तो या फिर यहां पे लिखा है कॉन्जुगेट बेस। अब ये क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्जुगेट बेस, किसी एसिड से बनने वाला। देखो मैं आपको समझाता हूं, सपोज करिए आपके पास ये रिएक्शन है HCl की, ये HCl रिएक्शन हुई, यहां पर मिला आपको H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ये क्या था, एसिड, ये एसिड था। अब कोई भी पर्टिकुलर बेस, कोई भी पर्टिकुलर चीज को हम बेस कब कहते हैं, हम अगर वो चीज किसी से इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को विड्रॉ कर रही है, H पॉजिटिव को खींच रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं बेस। ये क्या है, बेस है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज जैसे कि HCl ये H प्लस को डोनेट कर रही है, मतलब H पॉजिटिव दे रही है, भर भर के H पॉजिटिव दे रही है, तो ये क्या H पॉजिटिव दे रहा है, मतलब भारी मात्रा में यहां पे H पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे ये एक एसिड है। सिंपल सी बात है, बोलो। लेकिन इस एसिड से जब एक H पॉजिटिव ये डोनेट कर देता है तो एक चीज बच जाती है जो कि है Cl माइनस। अब ये Cl माइनस क्या इसकी तरह बिहेव नहीं करेगा, ये क्या एक H पॉजिटिव को लेने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं इसीलिए तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, ये Cl माइनस तुरंत इस H पॉजिटिव पे नजर डालता है और उसे खींचने की कोशिश करता है, और अगर हाथ में आ गया तो ये वापस HCl बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो H पॉजिटिव दे रहा है मतलब ये एसिड है,
और H पॉजिटिव देने के बाद Cl नेगेटिव बच जाता है। ये Cl नेगेटिव की पहले ही मैंने आपको टेंडेंसी बता दी कि इसकी आदत क्या है। इसकी आदत है किसी H पॉजिटिव पे नजर डाल के उस पर झपटा मारने की। तो अगर H पॉजिटिव मिल जाता है और ये इस पे झपटा मार देता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास में HCl बन जाता है। मतलब ये एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। बेस क्या करता है, बेस के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने कहा OH नेगेटिव कहां था, ये देखो OH नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या करता है, ये OH नेगेटिव भी H पॉजिटिव के ताक में बैठा हुआ होता है। वैसे ही यहां पर जो Cl नेगेटिव है ये भी किसी H पॉजिटिव की ताक में बैठा है। मतलब ये एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि एक्चुअली बेस है नहीं, जो कि बना हुआ है एक एसिड से। एसिड का काम होने के बाद अगर उसमें से कोई एक बेस बन रहा है, कोई चीज, कोई स्पीशीज बेस की तरह एक्ट कर रही है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और ये और कुछ नहीं, एक कॉन्जुगेट बेस है। अगर HCl के टर्म्स में कहें तो ये Cl माइनस था, इसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब अगर कोई एसिड हम लोग लेते हैं, ये देखो ये रहा एसिड, एग्जांपल ले रहे हैं, ये रहा एसिड। ये एसिड क्या करता है, एसिड का काम क्या है, H+ को डोनेट करना। तो H+ को इसने डोनेट कर दिया, ये रहा वो H+ को डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसके दिमाग में बस यही घूम रहा है कि कैसे ना कैसे करके मैं एक H पॉजिटिव को पकड़ लूं, एक H पॉजिटिव के ऊपर झपटा मार लूं और फिर से खुशहाल जिंदगी जी लूं एक एसिड की तरह। मतलब पहले ये एसिड था, एसिड से कुछ ऐसा हमें यहां पे कुछ रेसिड्यू मिला है जिसमें कि अब एक बेस की प्रॉपर्टी आने लगी है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस अ कॉन्जुगेट बेस। अगर आपके पास में एक कॉन्जुगेट बेस है, मतलब RCOO नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे स्टेबल करेगा। क्यों? मैंने आपको बताया था अगर यदि आपके पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अटैच्ड अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो स्टेबलाइज करेगा उसे। ऐसा ही दूसरे एटम्स के साथ भी होता है। ऑक्सीजन के टकले पर यहां पर नेगेटिव चार्ज है और इसके पास में जो कार्बन है, इसको यदि ये जो R ग्रुप है यहां पर अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करवा दूं तो ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो अनस्टेबिलिटी यहां पे फैल रही है उसको क्या वो स्टेबल कर देगा, क्या उसे वो शांत कर देगा? जी हां, उसे वो शांत कर देगा। इसीलिए इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान देना है इस पंक्ति पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइज अ कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस है। अगर यहां पे R के जगह मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देता हूं जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को भी वो स्टेबलाइज कर देगा, मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक व्हाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर देगा। अगर ये यहां पर देखिए, अगर हमारा एसिड है, राइट, कोई एक एसिड है, इस एसिड ने H पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, H पॉजिटिव दे दिया। अब H पॉजिटिव देने के बाद अगर यहां पे कुछ ऐसा मामला सेट हो रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है हमारे ऑक्सीजन के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज बनने के बाद वो स्टेबल है, उसे कोई परेशानी नहीं है, तो ये एक अच्छा एसिड कहलाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस R ग्रुप के जगह मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो ये एक अच्छा एसिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये एक H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, जो बचा हुआ सामान है यहां पर ये स्टेबल है, इसे इस H पॉजिटिव के जाने से कोई गम नहीं, इसीलिए ये आसानी से उस H पॉजिटिव को दे देगा, और जो आसानी से H पॉजिटिव को दे देगा वो एक अच्छा एसिड कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कोई अगर इंसान है, वो इंसान कुछ पैसे डोनेट कर रहा है और उस पैसे डोनेट करने के बाद भी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि यार मैंने क्यों इसे पैसे दे दिए, वो अभी भी अपना मस्त घूम रहा है जीवन में, एकदम खुश है, तो वो एक अच्छा इंसान है। ऐसा ही आप एसिड के साथ भी करिए। एसिड अगर H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद स्टेबल है, मतलब ये जो बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, ये स्टेबल है, तो आपका एसिड बढ़िया है। अगर अनस्टेबल है तो आपका एसिड बेकार है। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस को ये स्टेबलाइज करता है, मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक। सीधी सी बात है, ज्यादा एसिडिक रहेगा, अच्छा एसिड रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ऑन दी अदर हैंड यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता था, तो मैंने आपको बताया यदि आपके पास में 1 करोड़ रुपए हैं और आपके पास और 5 करोड़ रुपए कोई दे दे तो आपकी रात की नींद चली जाएगी। यस और नो? मतलब आप अनस्टेबल हो गए।
अगर मैं इस COO नेगेटिव, जहां पे कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ही है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यहां पे मैं कुछ ऐसा ग्रुप यहां पे अटैच कर दूं जो इसे और इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, ये और अनस्टेबल हो जाएगा। यस और नो? और अनस्टेबल हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये H पॉजिटिव, अच्छा मैं किस केस में बोल रहा हूं? मैं ये केस में बोल रहा हूं कि अगर R के जगह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद उसके जीवन में परेशानियां आ रही है, तो क्या वो इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई? क्यों करेगा भाई? अगर मेरी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी गरीब, कोई एक इंसान है, वो किसी गरीब इंसान को या फिर कोई जरूरतमंद को पैसे देता है, और पैसे देने के बाद उसको टेंशन आता है कि अरे यार मैं तो इसे पैसे दे दिए, अब मेरे पास ही खाने के पैसे नहीं बचे, तो क्या वो एक अच्छा इंसान है? नहीं है। पैसे देने के बाद अगर वो खुश है तो वो एक अच्छा इंसान है, वो अच्छा एसिड है। H पॉजिटिव देने के बाद अगर वो खुश नहीं है तो वो एक बुरा इंसान है, वो एक बुरा एसिड है। क्या बात समझ में आ गई? आनी चाहिए, गला दुखने लगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस मेकिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मैं 5 स्टार रेटिंग देना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग अच्छा यहां से नहीं पूछे जाते, ये लाइन में से नहीं पूछे जाते, ये कंसेप्ट का यूज किया जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये एक लाइन जो आपके सामने यहां लिखी है, ये शायद आपके 4 मार्क्स है, इसे लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमें बताना है इनका एसिडिटी ऑर्डर कि कौन सबसे बढ़िया एसिड है, लेकिन उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर हमें इसे जानने के लिए एक आसान सी स्टेप करनी है। वो आसान सी स्टेप क्या है? यहां पर डाल दीजिए नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन को उड़ा हुआ कंसीडर कीजिए, ठीक है। अच्छा मिटा सकते हैं आप तो मिटा दीजिए, मैं तो मिटा सकता हूं भाई, ठीक है, मैं तो मिटा सकता हूं। तो यहां पर हो गया ये O नेगेटिव, यहां पे हो गया O नेगेटिव, यहां पे हो गया O नेगेटिव। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि यदि ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो आपका गिवन एसिड बढ़िया है, अगर स्टेबल नहीं है तो ये बेकार है, ठीक है। अच्छा स्टेबल कब होता है? जब इसे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तब, राइट। क्या डोनेटिंग होगा तब वो स्टेबल होगा? नहीं। तो यहां पर ये क्या है? ये तो डोनेटिंग है। यहां पर ये क्या है? ये तो डोनेटिंग है। यहां पर ये क्या है? ये भी तो डोनेटिंग है। तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो जो सबसे कम डोनेट करेगा वो सबसे ज्यादा बढ़िया एसिड होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन सबसे कम डोनेट करता है तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद में CH3, उसके बाद में CH3CH2। क्लियर है? सिमिलर तरीके से आप यहां पर भी O नेगेटिव कर दीजिए, यहां पर भी O नेगेटिव कर दीजिए, यहां पर भी O नेगेटिव कर दीजिए, और यहां पर भी आप O नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां पर इस पर्टिकुलर एसिडिक ग्रुप को, यानी कि O नेगेटिव को अटैच जो ग्रुप है उसमें यहां पर 3 क्लोरीन मौजूद है। ये तीनों क्लोरीन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। यहां पर 2 मौजूद है, ये भी करेंगे भाई। ये यहां पर 1 है, यहां पर कुछ नहीं। मतलब अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में योगदान कर रहा है, मतलब ये सबसे बढ़िया एसिड होगा। तो ये होगा सबसे बढ़िया एसिड, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे घटिया ये, ठीक है। ओके अब आ जाओ यहां पर, राइट। यहां पर देखो, इसे मैं दे रहा हूं नंबर 1, इसे मैं दे रहा हूं नंबर 2, इसे मैं नंबर दे रहा हूं 3, इसे दे रहा हूं 4, ठीक है। ओके तो 1 2 3 4 में सब जगह यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच तो हैं, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करता है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हमारे महाशय है फ्लोरीन महाशय। तो फ्लोरीन महाशय क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, बेहद ताकत से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जोर लगा के विड्रॉ करते हैं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पे कौन हो जाएगा? ये, फिर ये, और फिर ये। क्लियर बात है? तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये जो भी मैंने आपको बताया है एकदम इत्मीनान से, शांति से, बहुत बढ़िया से आपको समझाया है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। तो इसे नोट करो फटाफट, फिर देता हूं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस।
तो अब यहां पे मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं, आप मुझे बताएंगे कि यहां पर कौन सा एसिड सबसे बढ़िया एसिडिक है, इसका ऑर्डर आप बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आप एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे बताएंगे। कहां बताएंगे, क्वेश्चन है ये भाई, क्वेश्चन है, और कहां बताएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है एसिडिटी का। यहां पर 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरीके से है, और मैं खुद स्वयं आपके आंसर आके वहां पर पर्सनली चेक करूंगा। तो करिए सॉल्व, बताइए आंसर, बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने ये देखा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड H+ लिबरेट कर रहा है तो उसे हम एसिड कह रहे हैं, राइट। तो क्या अल्कोहल भी H+ लिबरेट करता है, तो जी हां करता है। कैसे, सपोज कर रहा हूं एक यहां पर जनरल एक अल्कोहल ले रहा हूं, होता यह है कि यहां पर यह पर्टिकुलर बॉन्ड जो है टूट जाता है। जब यह बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास में बनता है R बॉन्ड O, और इस पर आता है एक नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव, बन गया H पॉजिटिव आया, मतलब ये एसिडिक हो सकता है। मतलब इसके बारे में भी हमें चीजें पढ़नी पड़ेगी क्या, जी हां पढ़नी पड़ेगी। देखो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड यहां पे बना है इसे हम कहते हैं अल्कोक्साइड। क्या कहते हैं, अल्कोक्साइड कहते हैं, यहां पर लिखा भी है अल्कोक्साइड आयन। और ये हमारा H पॉजिटिव, ये बता रहा है हमें कि ये भैया एसिडिक है, एसिडिक है। ये हमें किसने बताया, इस H पॉजिटिव के लिबरेशन से पता चला। ठीक है, तो क्या इसका भी इक्वेशन बन सकता है जैसे एसिड का बना था, जी हां इसका भी बनता है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर कुछ खास उसकी जरूरत है नहीं। तो देखो -I ग्रुप्स, ये -I ग्रुप्स मतलब क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप। -I ग्रुप स्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन मेकिंग अल्कोहल्स मोर एसिडिक, वाइल +I ग्रुप्स डिस्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन मेकिंग द अल्कोहल्स लेस एसिडिक। अब जैसा कि एसिड्स में हो रहा था, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा था, एसिड में क्या हो रहा था, देखो R C डबल बॉन्ड O, और यहां पे O पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, वेरी नाइस। ये नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है। ये नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, ये नेगेटिव चार्ज तब स्टेबल होगा जब यहां पे कुछ ऐसे ग्रुप्स अटैच होंगे जो कि उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच लेते हैं तो आपका ये कंपाउंड स्टेबल होगा। तो ये कंपाउंड जितना स्टेबल होगा उतना ही वो कंपाउंड अच्छा एसिड होगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या यही कंसेप्ट हमें अल्कोहल्स में भी अप्लाई करना है, जी हां। लेट सपोज मैं एक अल्कोहल यहां पे बना रहा हूं, 3 एग्जांपल ले लेंगे, उसमें फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन नहीं। ये रहा एक, दूसरा है यहां पर C, यहां OH, यहां पर एक CH3 लगा रहा हूं, और यहां पर दूसरा CH3 है, और यहां पर हाइड्रोजन है बस। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, यहां CH3, यहां पे कार्बन, यहां पे CH3, यहां पे भी CH3, और यहां पे है OH। अब जैसे कि हमने H पॉजिटिव को निकाला था एसिड में से, तो हम यहां से भी H पॉजिटिव को हटा सकते हैं और एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लिख सकते हैं। ये मैंने सभी के H पॉजिटिव निकाल दिए, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के टकले पर। ठीक है, अब हमें यह देखना है क्या इस ऑक्सीजन को लगे हुए कार्बन पे एक ऐसे ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कि इस नेगेटिव चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे। तो देखो भाई CH3 है, CH3 है, CH3 है, अल्काइल ग्रुप है। इसका काम क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो इस पागल ऑक्सीजन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये और ज्यादा पागल हो जाएगा, राइट। मतलब यहां पे ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर खींच सके। तो क्या यहां पे है, नहीं। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें तो यहां पर था 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप थे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे थे और उसे पागल बना रहे थे। अब ये अगर पागल हो गया मतलब वो खराब एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे 1 और 2, यहां पे कितने थे 1 2 3, यहां पे 1 और 2 यहां पर CH3 अटैच्ड है, यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम डोनेट कर रहे हैं क्योंकि अब यहां पर मात्र 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, कम डोनेट कर रहे हैं, तो ये कम पागल हो रहा है। अब एक काम करेंगे, यहां पे हम लोग CH2 लिखते हैं और इधर एक CH3 लगा देते हैं। ठीक है,
अब यहां पे दो थे तो यहां पे मात्र एक ही है अटैच्ड कार्बन एटम, जो कि यहां पर डोनेशन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर रहा है तो ये भी इसे अनस्टेबल कर रहा है। अब बात अगर देखें तो ये तीनों के तीनों अनस्टेबल है। जी हां, तीनों के तीनों अनस्टेबल है, तीनों के तीनों बढ़िया एसिड नहीं है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इन तीनों में ही आप कंपेयर करके बताइए तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा सबसे पहला वाला कंपाउंड, उसके बाद दूसरा कंपाउंड और फिर होगा हमारा तीसरा कंपाउंड। क्या बात समझ में आ रही है? ये हो गए हमारे प्लस आई वाले ग्रुप, यानी कि डोनेशन वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हैं तब का मामला। अब यदि मैं यहां पर नेगेटिव इंडक्टिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले जो ग्रुप्स है वो अटैच कर दूं तो क्या होगा? देखो भाई, यहां पर है CH2, यहां पर लगा है O। अच्छा, सीधा सीधा अब मैं नेगेटिव लिख रहा हूं डायरेक्टली, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। यहां पर लगा है एक क्लोरीन, उसके बाद यहां पे अगर हम देखें तो यहां है CH2, यहां पे लगा है क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन नहीं, यहां पे होगा O नेगेटिव, यहां पर है हमारे पास में CH2 नहीं होगा, अब यहां पे होगा CH, इधर एक क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन। ठीक है, दो क्लोरीन यहां पे अटैच्ड है। उसके बाद में यहां पर अगर देखें तो कार्बन को लगा हुआ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे एक क्लोरीन, यहां पे दूसरा क्लोरीन और यहां पे तीसरा क्लोरीन। देखा जाए तो यहां पर 3 क्लोरीन है, यहां पर 2 और यहां पर है मात्र 1। सब के सब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, माइनस आई ग्रुप से भाई। इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर लगे हैं 2, मतलब यहां पे 3 खींच रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, यहां पे मात्र 2 है खींचने के लिए, और यहां पर सिर्फ 1। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, अपनी ओर कौन ले रहा है? तो ये वाला कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 क्लोरीन अटैच्ड है, जो कि तीनों क्लोरीन आपस में मिलकर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये सबसे बढ़िया कंपाउंड है, सबसे स्टेबल कंपाउंड है। और अगर ये सबसे स्टेबल कंपाउंड है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एकदम बढ़िया एसिडिक है, एक अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट वो है। उसके बाद अगर नेक्स्ट इस पे आ जाए तो यहां पर 2 क्लोरीन है, इससे थोड़ा सा कम स्टेबल है, स्टेबल तो ये भी है लेकिन थोड़ा सा कम स्टेबल है। और उसके बाद में सबसे कम स्टेबल हमारा ये है। अगर हमें यहां पर कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर एसिडिटी ऑर्डर पूछता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर और एसिडिटी ऑर्डर दोनों सेम आने वाले हैं, क्योंकि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कोक्साइड। ठीक है, अल्कोक्साइड की बात कर रहा हूं, इसकी स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल या फिर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? हमारा थर्ड वाला कंपाउंड, उसके बाद सेकंड वाला कंपाउंड और उसके बाद फर्स्ट वाला कंपाउंड। ठीक है, अब ये लाइन को वापस पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन, ये क्या है? ये सब अल्कोक्साइड आयंस है, मेकिंग अल्कोहल्स मोर एसिडिक। माइनस आई ग्रुप्स कौन से थे? ये क्लोरीन, ये माइनस आई वाले ग्रुप्स है। लेकिन जब हम प्लस आई वाले ग्रुप्स यहां पर लगा देते हैं तो ये डिस्टेबलाइज कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स इस O नेगेटिव के ऊपर भेजेगा, जिससे कि ये और पागल हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा और इसीलिए ये कम एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे एग्जांपल्स, दोनों के दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, एक प्लस आई वाला और एक माइनस आई वाला। तो फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कुछ देता हूं आपको बढ़िया से क्वेश्चंस, करिए उसे सॉल्व। आइए कुछ बढ़िया से होमवर्क वाले क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आंसर्स। ठीक है, ये रहा होमवर्क। आपको बताना है यहां पर एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर, और आपको बताना है वो भी इंक्रीजिंग वाला। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चंस में यहां पर लिख रहा हूं, देखो सबसे पहले हमारे पास में यहां पर मॉलिक्यूल है एक, देखो यहां पे OH, यहां पे लिख रहा हूं मैं फ्लोरीन, उसके बाद में यहां पे OH, यहां पे लिखूंगा मैं क्लोरीन, यहां पे OH, यहां पे है ब्रोमीन और फिर यहां पे OH और यहां पे है आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से ये आपके पास में है। इसे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, उसके बाद में ऊपर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इस पे नंबर देता हूं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, सारे वैसे ही 1 4 होंगे। ये है पहला वाला क्वेश्चन, आपको देना है फर्स्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, 1 2 3 3 4 2, ऐसे आपको जो भी है वो आंसर देना है कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब क्या करें इसमें गड़बड़, तो गड़बड़ हम लोग कुछ ऐसी करते हैं, यहां पे है OH और यहां पे है NO2, उसके बाद यहां पे है हमारे पास में OH और यहां पे लगा रहा हूं NO2, उसके बाद में है हमारे पास यहां पे OH और यहां पे NO2। ठीक है, ये कंपाउंड है भाई, इसे भी हम लोग थोड़ा सा ये कहां जा रहा है, तो यहीं रुक भाई, सबको ले जाएंगे तो ठीक है। ये इस तरीके से इसे कर दिया हमने सीधा और थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि लिखना है हमें एक और क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान से, यहां पे लगा है OH, यहां पे लगा है NO2, उसके बाद यहां पे लगा है OH, यहां पे लगा है CN, उसके बाद यहां पे लगा है OH और यहां पे लगा है क्या ले चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, और फाइनली एक चौथा कंपाउंड यहां पे लगा है OH और यहां पे लगा है CH3। ठीक है, तो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। क्लियर है? इस पे भी नंबर दे दूं क्या? देखो, ये 1, ये 2, ये है 3। ठीक है, ये है 1, ये है 2, ये है थर्ड वाला और ये है फोर्थ। ठीक है, तो इनके आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करिए, इन्हें सॉल्व करिए, मुझे बताइए कि क्या होगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या फिर आप कहेंगे स्टेबिलिटी, दोनों में से कोई भी चलेगा, आंसर सेम होने वाला है। तो करिए भाई फटाफट सॉल्व, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब एसिडिटी के बाद कितने बढ़िया होते हैं आपके बेस, मतलब कि अब हम लोग बढ़ेंगे बेसिसिटी और स्टार्ट कर रहे हैं बेसिसिटी को हम लोग अल्किल अमाइन से। ये चीज पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ मामला इनका बताना चाहता हूं कि किस तरीके से होता है। देखो, अभी तक हमने एसिड के बारे में या फिर अल्कोहल्स के बारे में जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि भैया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे होगा O नेगेटिव, या फिर आप ले लीजिए R बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, इसमें ये जो R है दोनों, ये जो दोनों R है, यदि ये R पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स है जो कि डोनेट कर रहे हैं, तो आपका जो एसिड होगा वो एक वीक एसिड होगा, क्योंकि और इस नेगेटिव चार्ज पे जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है यहां पर ऑक्सीजन पे, उसे और बढ़ा रहा है। तो क्या बढ़िया बात हुई? नहीं। यदि ये जो R ग्रुप है ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो आपका जो एसिड होगा ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ये चीज हमने देखी थी, बोलो। अगर बात हमारी एसिड की हो रही हो तो हम ये चीज वहां पर देखेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर बात बेसिस की हो रही हो तो तब हम लोग कैसे जज करेंगे भाई कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है? तो इसे कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में, ये हो गया। और अब देखिए यहां पर ध्यान से, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में एक कंपाउंड है, एक अमाइन है, ठीक है, अल्काइल अमाइन, चलो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं CH3 बॉन्ड NH2, ठीक है, ये अमाइन है। ओके, हमें इसका रिएक्शन करना है यहां पर वाटर के साथ, मतलब एक अमाइन को हमें वाटर में डालना है। वाटर में डालने के बाद क्या होगा, देखो H और OH इस तरीके से होगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन के टकले पे होते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन के टकले पर कौन होता है? नाइट्रोजन के टकले पर होते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर बड़े बदमाश होते हैं, ये अटैक करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, मतलब इनके पास बंदूक तो होती है लेकिन उसमें ये लोग लोड करके बैठे होते हैं, ट्रिगर दबा के ट्रिगर पे उंगली रख कर बैठे हुए होते हैं कि जैसे ही इन्हें कोई हाइड्रोजन दिख जाए, H पॉजिटिव दिख जाए, तो ये तुरंत उस पर झपटा मार के उसे पकड़ लेंगे। मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को पानी में डाल दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को पानी में डाल दूं जहां पर कि H2O है, पानी में तो H2O ही होता है, तो वहां पर भारी मात्रा में H पॉजिटिव है, या फिर हम कहेंगे H है, यस और नो, H है। ओके, तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर्स हैं
ये इनकी नजर तुरंत इस हाइड्रोजन पे गिरेगी। जैसे ही इनकी नजर इस हाइड्रोजन पे गिरेगी, ये इसे उठाकर अपने साथ ले जाएंगे और क्या कंपाउंड बन जाएगा, देखो भाई यहां पे बन जाएगा CH3 बॉन्ड, ये हो गया NH3 पॉजिटिव चार्ज। ये NH3 क्यों हो गया? अब पहले तो NH2 था, जो लोन पेयर थे इन्होंने क्या किया, इस H पॉजिटिव पे अटैक किया, मतलब हाइड्रोजन पे अटैक किया और अपने साथ रख लिया। अब क्योंकि हमें यह पता है कि नाइट्रोजन जो होता है इसके पास एक लोन पेयर होते हैं और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये स्टेबल अच्छे से तब रहेगा जब यहां पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी के साथ, चाहे हाइड्रोजन हो अल्काइल ग्रुप हो, बॉन्ड बना लेगा तब, राइट। तो यहां पर तो बनाया हुआ है, अरे भैया गौर से देखो, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक यहां पर कार्बन के साथ में भी तो बॉन्ड बनाया हुआ है। मतलब जो नाइट्रोजन है वो स्टेबल कब होता है, जब इसने 3 बॉन्ड बना रखे हो। लेकिन अगर इसने 4 बॉन्ड बना लिए तो ये स्टेबल इतना नहीं हो पाएगा, इसके टकले पर आ जाएगा एक चमचमाता पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब अच्छा, इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अमोनियम आयन। अच्छा, तो यहां से जब हाइड्रोजन गया तो बचा होगा OH, तो क्या होगा? OH नेगेटिव। क्यों भाई OH नेगेटिव क्यों? ऑक्सीजन के टकले पे होता है ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से गया है एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसे आसानी से जाने नहीं देता है। करता क्या है ये इस हाइड्रोजन को कहता है कि अगर तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तक हम लोग शेयर कर रहे थे ये मेरे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब ये मेरे इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ऐसी दादागिरी करता है ऑक्सीजन। तो दादागिरी करने की वजह से ये हाइड्रोजन बेचारा छोटा बच्चा ये सोचता है कि भैया पतली गली से मैं यहां से निकल जाता हूं, चाहे तो आप पैसे रख लो। होता है ना, ऐसा मूवी में देखा होगा आपने, जब चोर बदमाश आ जाते हैं बंदूक निकाल के आपको दिखाते हैं कि भैया निकालो जो भी जितना माल है आपके जेब में, तो आप क्या करते हो, तुरंत अपने जो पैसे है दे देते हैं, ये घड़ी ले ले, मोबाइल ले ले, सब ले ले, लेकिन मुझे जाने दे। तो ऐसा ही कुछ हाइड्रोजन के दिमाग में था। उसने क्या किया, सब कुछ अपने जो कुछ उसके पास संपत्ति थी, एक इलेक्ट्रॉन की संपत्ति थी उसके पास, तो उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे दिया और चुपचाप पतली गली से वहां से कट लिया, ठीक है। अब जब ये कट लिया तो ऑक्सीजन के पास आ गए एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीजन के पास तो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना। पहले उसने 2 बॉन्ड बना रखे थे, बढ़िया स्टेबल था, एक हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ। अब दूसरा हाइड्रोजन तो भाग लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन तो उसने रख लिए उसके, तो यहां पर हो गए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं नेगेटिव चार्ज के थ्रू, और इसीलिए यहां पे OH नेगेटिव लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हुई समझ में आ गई? ओके भैया, अब आप हमें यह बताइए कि हम इस पर्टिकुलर अमाइन को कैसे पहचानेंगे कि ये एक बढ़िया बेस है या फिर नहीं। इसकी छोटी सी एक आपको कहानी बताता हूं। CH3NH2 यहां पर कंपाउंड है, इसके टकले पर लोन पेयर है। मुझे बताइए कि यदि इस कार्बन को यहां पर लिखकर दिखाता हूं, यहां पर है CH2, यहां पर है NH2, नाइट्रोजन के टकले पर है लोन पेयर। यदि इस कार्बन को मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, मतलब ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर खींचेगा तो ये जो लोन पेयर है क्या ये यहां पर होगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मतलब इस लोन पेयर को भी खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये भैया इधर ऐसे रेजोनेंस में चला जाएगा। अब जब ये रेजोनेंस में चला जाएगा और ऐसे ही घूमते फिरते यहां पे अगर H पॉजिटिव उसके पास में भी आया तो इसे तो पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर थे जिससे ये इस H पॉजिटिव के ऊपर बुरी नजर डालता था वो तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में जा चुके हैं। किसकी वजह से गए हैं? ये इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से गए हैं। मतलब यदि आपके नाइट्रोजन के लगे हुए कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगा दूं तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये जो लोन पेयर्स हैं ये रेजोनेंस में चले जाएंगे, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और जब यहां पर एक H पॉजिटिव इसे दिखेगा तो इसके हाथ बंधे हुए हैं। जी हां, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने जो लोन पेयर हैं उसके हाथ बांध दिए। अब हाथ बांध दिए तो ये कैसे झपटा मारेगा इसके ऊपर? नहीं मार पाएगा। मतलब अगर मेरे पास कोई एक बेस है और उस बेस पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो क्या ये लोन पेयर अच्छे से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर ये लोन पेयर
बढ़िया तरीके से इस H पॉजिटिव पे अटैक नहीं कर पाता है तो वो कंपाउंड, वो पर्टिकुलर बेस आपका एक खराब बेस होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, क्या बात आपके खोपड़िया में घुस रही है? एकदम आसान है। लोन पेयर यदि अटैक करने के लिए अवेलेबल है तो आपका बेस एक अच्छा बेस होगा। यदि ये लोन पेयर अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं है तो आपका जो पर्टिकुलर बेस है वो अच्छा बेस नहीं होगा, वो एक वीक बेस कहलाया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? एकदम इजी है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, तब आपको ये सारी बातें और भी बढ़िया तरीके से दिमाग में घुस रही होगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसी पर्टिकुलर CH2 को विथ लोन पेयर्स, है ना, यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करवा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने अटैच कर दिया, ये क्या कर रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। मतलब पहले तो ये खींच रहा था क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप था, अब मैंने डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन को दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को दिए जा रहा है तो क्या ये लोन पेयर को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहां पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी, ये और बौखला जाएगा और ये अब एकदम तैयार बैठा है। सिर्फ एक पिस्टल नहीं, ये बड़ी एक है ना, जिसको कौन सी गन कहते हैं वो मैं भूल गया, ठीक है, एक शॉटगन लेके बैठा हुआ है। जैसे ही इसके पास अगर ये शॉटगन आ गई तो ये तुरंत हाइड्रोजन के खोपड़िया में गोली मार देगा, और अगर हाइड्रोजन के खोपड़िया में गोली लग गई तो हाइड्रोजन के टकले में होल हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो भाई, ये जो लोन पेयर है अब एकदम बढ़िया तरीके से अवेलेबल है अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई खींचने के लिए है ही नहीं, उसके हाथ एकदम खुले हैं, और अगर सामने कहीं से एक H पॉजिटिव आ जाए तो ये तुरंत इस पे झपटा मार लेगा और उसे पकड़ लेगा। और अगर ये लोन पेयर इतना ज्यादा अवेलेबल है किसी एक H पॉजिटिव को पकड़ने के लिए तो ये एक बहुत अच्छा बेस कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मतलब अगर ये लोन पेयर किसी H पॉजिटिव को पकड़ने में सक्षम है, बहुत अच्छे से पकड़ रहा है, तो भैया आपका जो बेस है ये एक अच्छा बेस है। ठीक है, और अगर अवेलेबल ही नहीं है, ये रेजोनेंस में जा चुका है, तो ये अच्छा बेस नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? अभी तक हम लोग जो एसिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास क्या था? उसमें हमारे पास ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज था। ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप ये कहोगे कि भैया क्या ये ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज है तो ये तो बढ़िया तरीके से अटैक कर लेगा H पॉजिटिव पे, तो फिर तो ये एक अच्छा एसिड होना चाहिए। अरे भाई, एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है प्रोटॉन को देना, लेना नहीं। एसिड का काम होता है प्रोटॉन को देना और बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेना। तो ये लेगा कैसे? ये एसिड का काम है, इसे दूर रखिए। अभी हम लोग बेस के बारे में पढ़ रहे हैं। बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेना। तो आपको बस यही देखना है कि कितना ज्यादा अवेलेबल है हमारा नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर। जितना ज्यादा वो अवेलेबल है उतने ही बढ़िया से वो H पॉजिटिव को झपटा मारेगा, और अगर जितने बढ़िया से झपटा मारेगा तो उतना ही बढ़िया वो बेस कहलाएगा। क्या बात आपके खोपड़िया में घुस रही है? और अगर हां तो इसे फटाफट से नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखो, बेसिसिटी ऑफ अल्किल अमाइंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसे पढ़ लेते हैं भाई। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये किसकी बात कर रहे हैं? यदि आपके पास में यहां पे एक R बॉन्ड NH2 ऐसा कुछ है और नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है इसकी बात हो रही है यहां पे। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या ये लोन पेयर बॉन्ड में इन्वॉल्व का हो रहा है? किसी से बॉन्ड बना रहा है? नहीं। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 2 और इस R के साथ 1 बॉन्ड बनाया है। ये लोन पेयर अभी वहां पे मौजूद है, ये इन्वॉल्व नहीं है किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में, मतलब ये अटैक करने के लिए अवेलेबल। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक एंड द न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइंस। अच्छा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा एक स्पीशीज जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज वहां पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर के फॉर्म में, तो उन्हें हम लोग न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अटैक करते हैं, और जिसके ऊपर अटैक करते हैं वो या तो न्यूट्रल स्पीशीज होती है या फिर एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस चैप्टर में आगे आगे हम लोग सारा चीज पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर्स हैं, कौन ज्यादा अटैक करता है कौन कम, सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अभी के लिए यहां पर देखो, दे आर वीकर बेसिस देन कार्बन आयंस
हाइड्रोक्साइड आयंस एंड अल्कोक्साइड आयंस। किसकी बात कर रहे हैं? अल्किल अमाइंस की। कार्बन आयंस के बदले, हाइड्रोक्साइड आयंस के बदले और अल्कोक्साइड आयंस, इनके बदले ये एक वीक बेस होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब। ये बात कर रहे हैं यदि हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस है तब, और अल्कोक्साइड यानी RO माइनस है तब। ये भी बेसिस हैं, 1 2 3, ये भी बेसिस हैं। नेगेटिव चार्ज इच्छा रखता है किसी पे अटैक करने की, ठीक है? तो इनसे वीक बेस है अल्किल अमाइन, ठीक है? अल्किल अमाइन एक वीक बेस है इन तीनों से, याद रखना इस चीज को। Strength of base is measured by the position of equilibrium in reaction with water। ये कह रहे हैं कि जो बेस की स्ट्रेंथ है ये हम लोग कहां पे मेजर करते हैं? हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एक रिएक्शन होती है वहां पर, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, और उस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन पर से हम लोग जज करते हैं कि कितना वो बढ़िया बेस है या फिर नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो कौन सी रिएक्शन है भाई? यदि हम एक अमाइन ले ले जिसमें कि होगा R बॉन्ड NH2, ठीक है, और यहां पर टकले पर लोन पेयर है, इसके रिएक्शन हमें करना है पानी के साथ, मतलब होगा H बॉन्ड OH। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बस वही सेम रिएक्शन यहां पे होती है। अब होगा अटैक, ये जो लोन पेयर है ये करेगा इस H पॉजिटिव पे अटैक, और जैसे ही अटैक करेगा इसे ये लेकर चला जाएगा, ठीक है? तो अब हमारे पास जो कंपाउंड है वो किस तरीके से बनेगा? इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, इसलिए इस प्रकार के मैंने एरो यहां पर बनाए हैं। अब हमारे पास बन जाएगा क्या? अमोनियम आयन NH3। यहां पे क्या था? 2, यहां पे क्या है? 3, इसीलिए नाइट्रोजन यहां पर एक्स्ट्रा के बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसके टकले पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अब यहां पर हमें एक और चीज मिलती है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, OH नेगेटिव का फॉर्मेशन भी यहां पे होता है। अब कितना अच्छा बेस है वो तो हम डिसाइड करेंगे कि भैया लोन पेयर आपका कितना अवेलेबल है किसी भी एक H पॉजिटिव अटैक करने के लिए, ठीक है? तो ये एक बात याद रखना है। और अगर एसिडिटी की बात हुई तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि रिएक्ट होने के बाद, मतलब कि H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है, उतना ही बढ़िया एसिड आपका होगा। और यहां पे बेस हमें कैसे पहचानना है? हमें पहचानना है कि अगर लोन पेयर जो है, मतलब H पॉजिटिव अटैक करने के पहले की बात कर रहा हूं, पहले लोन पेयर जो है ये कितना अवेलेबल है अटैक करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर बात है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज मेजर्ड बाय द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कितना इक्विलिब्रियम है यहां पर? क्या ये इधर शिफ्ट हो रहा है, यहां शिफ्ट हो रहा है इन रिएक्शन विद वाटर, एज द रिएक्शन गो टू द राइट बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मतलब ये कह रहे हैं अगर ये लेफ्ट साइड है रिएक्शन का और ये राइट साइड है रिएक्शन का, तो ये रिएक्शन जितनी राइट में जा रही है उतना ही अच्छा आपका बेस होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मतलब ये राइट में कब जाएगी? जब ये लोन पेयर अवेलेबल होगा। सीधी सी बात है ना, जितना अवेलेबल ये लोन पेयर होगा उतनी ये रिएक्शन होगी। अगर ये रिएक्शन अच्छे से नहीं हो रही है तो ये रिएक्शन लेफ्ट साइड में रहेगी, इसका इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में रहेगा यहां पर। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो राइट साइड में रहेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो ये बढ़िया तरीके से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड में जाएंगे, रिएक्शन के राइट साइड में। जैसे ही रिएक्शन के राइट साइड में ये जाएंगे, आप कहेंगे कि भैया आपका जो ये बेस आपने दिया है चेक करने के लिए, ये एक अच्छा बेस है, स्ट्रेंथ क्योंकि उसकी इंक्रीज हो चुकी होगी, मतलब उसका अच्छा स्ट्रेंथ अच्छी है, ऐसा कहा जाएगा। तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस इज related to the readiness with which they take up the protons। मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी बेस की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे जज करते हैं कि आपका जो लोन पेयर है ये कितना अवेलेबल है अटैक करने के लिए। जितना बढ़िया तरीके से अवेलेबल होगा उतने ही अच्छे से ये सामने आए हुए प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो देखो आगे क्या है, with which they take up the protons and which in turn depends on the availability of the unshared electron pair। और ये है ना इनडायरेक्टली डिपेंड करता है आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर कि कितना अवेलेबल है। तो बेसिकली यहां पर इंपॉर्टेंट बात कहां पे आ गई? अवेलेबिलिटी ऑफ द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसके अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जो कि नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं, कि आपकी जो स्ट्रेंथ है बेस की ये किस कदर है, ये कहां से पता चलता है? आपके लोन पेयर के अवेलेबिलिटी पर। क्लियर है? मैं 15 बार अभी तक बोल चुका हूं कि लोन पेयर, सारा किस्सा लोन पेयर के ऊपर है।
ध्यान रखना है यार इस बात को। लोन पेयर के बारे में आपको देखना है, लोन पेयर के बारे में आपको सोचना है कि कितना अवेलेबल है, तभी आप बता पाएंगे कि भैया कितनी इसकी बेसिसिटी है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि प्लस आई वाले ग्रुप that increases the electron density on the nitrogen atom increases an amines basicity। मैंने यही कहा था, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो आपका जो लोन पेयर है यह बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल होगा अटैक करने के लिए, और अगर यह अटैक करने के लिए अवेलेबल है तो आपका जो बेस है यह एक अच्छा बेस कहलाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ये जो नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर हैं और यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अगर कोई इंक्रीज कर रहा है तो वो एक अच्छा बेस होगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है, मतलब कि जैसे माइनस आई है ना, माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो वो तो भैया नाइट्रोजन एटम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देगा खींच खींच के। तो यदि कम कर देगा तो लोन पेयर क्या अच्छे से वहां पे अवेलेबल होगा अटैक करने के लिए? नहीं। इसीलिए अगर एक माइनस आई ग्रुप आपके पास अटैच्ड है नाइट्रोजन पर तो होगा ये कि जो डेंसिटी है ये डिक्रीज हो जाएगी ऑन दी नाइट्रोजन एटम, और आपकी अमाइंस की बेसिसिटी भी साथ ही में डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको? एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसपे कि यहां पर ये NH3 लगा हुआ है, ठीक है, ये एक बेस है, बोलो राइट। इसके अलावा मेरे पास यदि यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, इसे NH2 हो जाएगा ना। अब एक जगह तो हाइड्रोजन की जगह मैंने CH3 लगा दिया है। उसके बाद यहां पर है NH और इधर लगा है एक CH3 और इधर लगा है दूसरा CH3। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पे है CH3, यहां पे नाइट्रोजन और यहां पे CH3 और यहां पे CH3। सारे के सारे नाइट्रोजन के टकले पर यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यहां पर कोई भी कंपाउंड इसे नहीं लगा हुआ है, मतलब कि कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर नहीं लगा है हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, लेकिन अगर हम इसे अमाइन कहेंगे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, ये अमाइन है। लोन पेयर यहां पे बढ़िया तरीके से अवेलेबल है। ओके, वेरी नाइस। यहां पे भी तो अवेलेबल है, और यहां पे लगा कौन है? यहां पे है CH3। CH3 का काम क्या है? CH3 का काम है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। ये एक प्लस आई वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। यहां पर एक कर रहा है, यहां पर 2 डोनेट कर रहे हैं, यहां पर 3 डोनेट कर रहे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के टकले पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अवेलेबल भी है, और साथ ही में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है। ठीक है, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो नाइट्रोजन के टकले पर जो लोन पेयर है ये बढ़िया तरीके से अटैक करने के लिए तैयार है। ठीक है, यहां पर बहुत अच्छे से, थोड़ा सा कम यहां पर, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं अटैक करने के लिए, थोड़ा सा और कम यहां पर, ठीक है, अटैक करने के लिए, और उससे भी कम यहां पर। तो अगर हम लोग बात करें बेसिसिटी ऑर्डर की इनमें, तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये वाला, उसके बाद होगा ये, और लास्ट में ये। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑर्डर इसकी किस तरीके से है, यहां पर आप देखिए, ये वाला सेकेंडरी, प्राइमरी, और उसके बाद में हमारा अमाइन। तो अगर हमें यहां पर लिखना है कि भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, यहां लिख रहा हूं अमाइंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन हमारा यहां पे NH3। ठीक है, यही इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और अगर हम कहें कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए, तो यही इसका बेसिसिटी का ऑर्डर है। सबसे बढ़िया बेस है हमारा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर बाद में अमोनिया। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आओ अब कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स देखते हैं और उसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो पहचानते हैं। देखिए, ये N और यहां पे H। ठीक है, इसके बाद में यहां पर है हमारे पास एक 4 मेंबर्ड जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है सिमिलर तरीके से, और यहां पे है H।
4 के बाद हम लेते हैं एक 5 मेंबर्ड वाली रिंग, यहां नाइट्रोजन लगा हुआ है और यहां पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। क्लियर है? इसके बाद हम लोग 6 मेंबर्ड भी ले लेते हैं भाई। सभी को ले लिया तो इन्हें के कहां छोड़ दे भाई, ले ले कि छोड़ दे, ले ले छोड़ दे, ले लेते हैं भाई। चलो ये है पहला, ठीक है। चलो बताओ भाई, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, लेकिन कुछ हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने ये देखा है अभी तक कि अगर हमें बेसिसिटी का ऑर्डर पता करना है तो नाइट्रोजन के पास जो अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ज्यादा बढ़िया से अपना लोन पेयर का इस्तेमाल कर सकता है किसी एक H पॉजिटिव पे अटैक करने के लिए। मतलब एक बेस का काम क्या है, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो ये एक H पॉजिटिव को आसानी से एब्स्ट्रैक्ट करेगा अगर ये वहां पे बेहतरीन तरीके से अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगा। सिंपल है। देखो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें तो नाइट्रोजन के टकले पर क्या लोन पेयर है, जी हां अवेलेबल है। यहां पर भी है, जी हां है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, मतलब सब जगह यहां पर लोन पेयर मौजूद है। अच्छा अवेलेबिलिटी देखते हैं, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, 2 कार्बन है, यहां 3 है, यहां पे 4 है और यहां पे 5 कार्बन अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा कनेक्शन यहां पर 2 से ही है, लेकिन जाहिर सी बात है यहां पर एक बड़ा ग्रुप अटैच्ड है, यहां पे थोड़ा छोटा, यहां थोड़ा छोटा और यहां पे और छोटा, मतलब यहां पे ज्यादा डोनेशन हो रहा होगा, यहां थोड़ा कम, यहां थोड़ा और कम और यहां सबसे कम। ऐसा नहीं है कि ये बेस नहीं है, ये भी बेस है और ये भी एक अच्छा बेस होगा क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि कार्बन्स लगे हुए हैं, डोनेट करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा अवेलेबल करवा के देंगे इस लोन पेयर को। अटैक तो ये भी करेगा, लेकिन अगर बात हम इन चारों में से करें तो सबसे ज्यादा अच्छे से अटैक हमारा ये करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस तरीके से अटैक होगा भाई H पॉजिटिव के ऊपर, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। चलिए बात तो हो गई, तो सबसे ज्यादा अच्छे से कौन अटैक करेगा, वो होगा सबसे अच्छा बेस। तो सबसे ज्यादा अच्छे से कौन अटैक कर रहा है यहां पर, यहां है हमारा 6 मेंबर्ड, उसके बाद 5 मेंबर्ड और उसके बाद 3 मेंबर्ड और फिर आएगा हमारा 3 मेंबर्ड। ठीक है, 3 मेंबर्ड खत्म है, 2 मेंबर्ड तो रिंग ही नहीं होती कोई। अब इस 6 मेंबर्ड में ही और एग्जांपल लेते हैं। देखो भाई अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से कंपाउंड है जिसमें कि यहां पर 6 मेंबर्ड है और यहां पे नाइट्रोजन लगा है, ध्यान से देखना है। एक हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड हमारे पास में है वो भी एक 6 मेंबर्ड ही है, लेकिन यहां पर फर्क आ जाता है कि इधर एक CH3 लगा हुआ है, ना कि एक हाइड्रोजन। क्लियर बात है। इसके अलावा एक और कंपाउंड ले लेते हैं भाई, यहां पर 6 मेंबर्ड ये भी है, यहां पे नाइट्रोजन लगा है, लेकिन यहां पर एक नया है, यहां पे 2 रिंग। ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी, ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, 2 रिंग है यहां पे अलग अलग। ओके, अब हमें बताना है कि इसमें जो लोन पेयर्स हैं वो सबसे बढ़िया से अवेलेबल किस में है। जिसमें सबसे बढ़िया से अवेलेबल होंगे वो बढ़िया सा बेस होगा, राइट। ओके, इस साइड में और इस साइड में जो ग्रुप है वो लगातार तीनों में सेम है, तो वहां पर हम लोग एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते पहचानने के लिए कि लोन पेयर कहां पे सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इस हाइड्रोजन में, इस CH3 में और यहां पर ये पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्बन यहां पे मौजूद है, सबसे ज्यादा डोनेट ये करेगा, तो सबसे ज्यादा अवेलेबल अगर हम देखें तो लोन पेयर ये वाला है। उसके बाद में यहां पर सेकेंड वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है, CH3 है यहां पर भाई, CH3 ज्यादा डोनेट करेगा तो ये ज्यादा अवेलेबल होगा लोन पेयर अटैक करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर H पॉजिटिव पे, और अगर ज्यादा अवेलेबल है तो ये ज्यादा अच्छा बेस कहलाएगा, सीधी सी बात है। और फिर आ जाते हैं हम यहां पर, ये भी एक अच्छा बेस है नो डाउट, लेकिन यहां पर इन दोनों से यदि कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर ऑर्डर की, तो ऑर्डर आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हमने देख लिए, इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके अप्लाई करना है जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 2 एग्जांपल्स हैं आपके पास, एक बार फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद मैं आपको कुछ बढ़िया से 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, क्वेश्चंस देता हूं जिसे हम कहेंगे, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी नॉट एसिडिटी, बेसिसिटी, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, बेसिसिटी। क्लियर है, तो ये एक बार नोट करो, उसके बाद देता हूं आपको और भी बढ़िया से चमचमाते क्वेश्चंस।
तो अब मैं आपको देता हूं कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या उसका आंसर है। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो यहां पर लिख देता हूं, क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखिए, नोट करिए फटाफट और बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, यहां पर लगा देते हैं NH2 को होगा एक CH3, ठीक है। उसके बाद में यहां पर CH2, यहां पे NH2 और यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर है CH, यहां NH2, यहां पर एक क्लोरीन और यहां पर दूसरा क्लोरीन, और यहां पर लगा है C, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और एक NH2 यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, अच्छा 2 दे रहा हूं, उसके बाद आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा। यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर है फ्लोरीन, यहां पे है NH2, उसके बाद क्लोरीन NH2, यहां पर है ब्रोमीन NH2, यहां पर लगाएंगे हम क्लोरीन NH2, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल्स है आपके पास, इसे नंबर देता हूं मैं, ये है 1, अच्छा दोनों को सेम नंबरिंग कंसीडर करना है, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। सेम नंबरिंग कंसीडर करना है दोनों को भी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ध्यान रखना है आपको कि लोन पेयर कहां पे अवेलेबल है, सबसे ज्यादा, जहां पे सबसे ज्यादा अवेलेबल होंगे वहां पर ये एक अच्छा बेस कहलाएगा। अब देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर सर सारे के सारे तो माइनस आई वाले ग्रुप है, सब तो यहां पर जो नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर है उसे खींच रहे होंगे अपनी तरफ, मतलब ये इस लोन पेयर को लेस अवेलेबल कर रहे हैं अटैक करने के लिए किसी एक प्रोटॉन पर। तो क्या ये अच्छे बेसिस हैं? नहीं, ये अच्छे बेसिस नहीं है, लेकिन इन चारों में आपको बताना है कि इन चारों में अच्छा कौन सा है, ठीक है। वैसे तो कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन इन चारों में बताना है कि अच्छा कौन सा है। तो यहां पर क्वेश्चन है, फटाफट इसे नोट करो, बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर, बढ़ते हैं फिर आगे। क्या आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा, सुना होगा sp, फिर होता है एक sp2, फिर होता है एक sp3, है ना। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब क्या? कि आपके गिवन पर्टिकुलर बॉन्ड अगर sp है या फिर sp2 है या फिर sp3 है तो इस बॉन्ड में कितना परसेंट s है। अब देखो यहां पर एक s है और एक p है, मतलब 50% यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर है, 50%। अगर मैं यहां पे लिखूं परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो कितना लिखेंगे हम यहां पर? 50%। उसके बाद में अगर यहां पे आ जाए sp2 यहां पर दिया है, मतलब अगर 100 कंसीडर करूं तो उसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि 3 चीजें हैं यहां पर, तो एक हिस्से में ही यहां पर s है, मतलब 33.33% कुछ आएगा यहां पर, 33.33% यहां पर आएगा sp2 में s का कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर तो इन सबका ढीला ही दिख रहा है मेरे को, देना पहले अच्छा था, फिर धीरे धीरे कैरेक्टर ढीला होता गया और बाद में अब sp3 में कितना है तो मात्र 25% यहां पर s कैरेक्टर होता है। तो भैया आप हमें यह क्यों बता रहे हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर का बेसिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है यह होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, मतलब आपके कंपाउंड में जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उतना आपका बेस घटिया। क्यों भैया? ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब क्या? ये परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको अच्छा चलो इसके पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना है, इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं, साइड में ले जाए, चलो यहां रख देते हैं, इधर इस कोने में रख देते हैं। देखो
जो sp कैरेक्टर है ये लगभग आपको देखने के लिए मिलता है ट्रिपल बॉन्ड्स में, जो sp2 है ये आपको डबल बॉन्ड्स में देखने के लिए मिलता है, और जो sp3 है ये आपको सिंगल बॉन्ड में देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद होती है डबल बॉन्ड में, और फिर होती है सिंगल बॉन्ड में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर होता है परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा। जो ट्रिपल बॉन्ड है ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और अगर प्लस आई और माइनस आई की भाषा में मुझे कहना है तो ये माइनस आई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। अब देखा जाए तो 1 2 3 इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ये ट्रिपल बॉन्ड है ना। मतलब ये क्या है, एक माइनस आई ग्रुप हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, यदि आपके पास कोई अमाइन है, राइट, अल्काइल अमाइन है, और इस अल्काइल अमाइन में ये जो R है ये एक माइनस आई ग्रुप है, तो आपका जो लोन पेयर है ये इसे खींच लेगा और लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा आगे किसी H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने के लिए। और अगर एक H पॉजिटिव पर अटैक करने के लिए ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये एक अच्छा बेस है? नहीं, ये एक घटिया बेस है। मतलब जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उतना आपका बेस खराब। मतलब अगर हम बात करें प्रोपोर्शनैलिटी की, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिसिटी। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं यहां पर CH3 यहां पे लगा देते हैं NH2, ठीक है, और ठीक है ना, हाँ ठीक ही है। चलो इसको है ना हम एक CH2 लगा देते हैं यहां पर, और इधर लगा देते हैं CH3, ठीक है। अब देखो यहां पर है CH2, यहां लेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे CH बॉन्ड NH2, ठीक है, और यहां पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे लगा है NH2। देखो भाई, यहां पर इस नाइट्रोजन के टकले पर भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के टकले पर भी लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन के टकले पर भी लोन पेयर है। तो तीनों के टकले पर यहां पे लोन पेयर मौजूद है। अब यहां पे अगर देखें तो इस पर्टिकुलर कार्बन की हमें बात करनी है, तो यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या? नहीं, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर बात करें तो ये कार्बन जो है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन जो है ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, sp3 है, ये हम कैसे पता करें? तो एकदम आसान, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसे ध्यान रखना है। देखो भाई, आपको सिंगल बॉन्ड को भी 1 कंसीडर करना है, आपको डबल बॉन्ड को भी 1 कंसीडर करना है, आपको ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 कंसीडर करना है, और आपको लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसे 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसे थोड़ा सा साइड में कर दें, इसे हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं यहां पर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको देखना है कि अगर ये 1 1 1 1 1 है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास में ये काउंट करने के बाद 4 आता है, मतलब अगर 4 आता है तो वो होगा sp3, अगर 3 आता है तो वो होगा sp2, और अगर 2 आता है तो वो होगा sp। ये क्या है ये भाई 4 3 2, ये क्या है? ये है इस कार्बन को जुड़े हुए ये बॉन्ड्स के थ्रू हम पता कर रहे हैं। देखो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसे थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, मतलब कि ये जो 2 हाइड्रोजन यहां पे लगे हैं इसे थोड़ा सा फैला देता हूं। ये हाइड्रोजन है और यहां पे एक हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड को भी 1 कंसीडर करना है, तो सिंगल बॉन्ड को यदि मैं 1 कंसीडर करूं तो यहां पे काउंट करिए 1 2 3 4। इस कार्बन ने 1 2 3 4 आया है, तो 4 के लिए है sp3, वो देखो। उसके बाद इस कार्बन का ये हाइड्रोजन है एक, अच्छा इसे थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बना के देता हूं, फिर आपको शायद समझ में आसानी हो। देखो ठीक है, मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड को भी 1 कंसीडर करना है। ये है 1, ये है 1 और ये है 1, टोटल हो गए 3। तो 3 के लिए क्या आता है? 3 के लिए आता है sp2, वो देखो भाई ये रहा, हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां देखिए, मैंने कहा था कि ट्रिपल बॉन्ड को भी आप 1 कंसीडर करेंगे। यदि आप ट्रिपल बॉन्ड को 1 कंसीडर करते हैं तो ये 1 और ये 1, टोटल हो गया 2, और 2 के लिए आता है sp। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? क्या आपके छोटे से दिमाग में ये छोटी सी ट्रिक घुस गई? और अगर हां तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई। ये छोटी सी ट्रिक मैंने बताई है कि कैसे आपको
यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, sp3 है, sp2 है या sp है। अब ठीक है, ये तो बात की बात थी, इसे साइड में कर दिया। अब हमें देखना है कि कौन सा अच्छा बेस है। मैंने आपको ये बताया था कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये एक लगभग है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को यदि खींच रहा है, यदि ये -I की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या ये इस लोन पेयर को यहां पर खुश रहने देगा? नहीं, इसे ये दुखी कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इसे खींच लेगा। और अगर यह लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो क्या ये एक अच्छा बेस हुआ? नहीं, ये अच्छा बेस नहीं है। अगर हमें यहां पर बताना है कि कौन सबसे बढ़िया बेस है तो वो है हमारा फर्स्ट वाला कंपाउंड, ये सबसे अच्छा बेस है। उसके बाद आता है सेकंड वाला कंपाउंड और फिर आता है हमारा थर्ड वाला कंपाउंड। यहां पर आप सीधा सीधा परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी इसका आंसर दे सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? बोलो। तो ये था हमारा एक बढ़िया सा एग्जांपल जिसमें कि हमने देखा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बेस के बारे में बताने के लिए। ठीक है, चलो एक और यहां पर एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास एक 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, देखो भाई 6 मेंबर्ड रिंग है, ये यहां पे लगा है नाइट्रोजन और यहां लगा है H। इसके अलावा यदि मैं एक बेंजीन जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल में एक कार्बन को हटा के यहां पर नाइट्रोजन भिड़ा दूं तो यहां पर लोन पेयर इसके पास भी है, यस लोन पेयर इसके पास भी है। ठीक है, अब यदि मैं इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो यहां पर देखिए मैंने आपको कहा था लोन पेयर को भी 1 कंसीडर करना है, राइट? ये देखो, ठीक है, तो यहां पे ये एक 1 हो गया, ये 2 और ये 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। 3 के लिए क्या है? sp2। अब यहां पे आ जाइए, लोन पेयर यहां पर भी है, करिए 1 2 3 और ये लोन पेयर का भी 1 कंसीडर करना है तो टोटल हो गए 4। तो 4 के लिए यहां पे आ गया sp3। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे कितना है? यहां पे है 33.33% और यहां पे है 25%। तो एस कैरेक्टर जहां पे कम वो बढ़िया बेस कहलाएगा। इसीलिए हम यहां पर बताएंगे कि ये जो आपका नंबर 1 वाला कंपाउंड है ये ज्यादा अच्छा बेस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नंबर 2। क्या बात समझ में आ गई? यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर के थ्रू हमने इस चीज को क्लैरिफाई किया है, बताया है, समझाया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा और आपके खोपड़िया में ये चीज घुस चुकी होगी। और अगर हां तो फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा, उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उससे इन्फ्लुएंस होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, ये हमने देखा, अलग अलग चीजों की देखा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की देखा। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो क्या होता है भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? आइए देखें। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। सबसे पहली बात जो आपको यहां पर याद रखनी है कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, परमानेंट नहीं है भाई, टेम्पररी इफेक्ट है। ये होगा और फिर ये वापस हो जाएगा जैसे थे, राइट? It comes into play instantaneously at the demand of the attacking reagent। अब ये खुद से नहीं होता, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खुद से नहीं होता। ये कब होता है? ये एक अटैकिंग रिएजेंट आता है, ये रिएजेंट उसे मजबूर करता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है? इट कम्स इनटू प्ले इंस्टेंटेनियसली एट द डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट एंड ऑल्सो एज सून एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड। जैसे ही आप ये अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर देंगे, बाहर ले जाएंगे, तो क्या होगा? द ओरिजिनल कंडीशन इज रिस्टोर्ड। जो पहले की ओरिजिनल कंडीशन थी वो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहली लाइन में इन्होंने कहा है कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, चलो। अब मल्टीपल बॉन्ड, यहां पे क्या होता है? अब मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसे हम मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसे हम लोग कलेक्टिवली मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये तो हमें पता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर लूजली हेल्ड एंड आर इजीली पोलराइजेबल। अब बात यहां पर आती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अगर बॉन्ड टूटने की बात हम करें तो और मल्टीपल बॉन्ड्स अगर वहां पर है तो सबसे पहले कौन से बॉन्ड टूटते हैं? पाई बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली हेल्ड होते हैं। जितने की
स्ट्रांगली सिग्मा बॉन्ड्स ये होते हैं उतने स्ट्रांग ये पाई बॉन्ड्स नहीं होते। पाई इलेक्ट्रॉन्स भी लूजली हेल्ड होते हैं और इसीलिए सबसे पहले अगर कोई बॉन्ड टूटता है, लेट सपोज कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में से यदि बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड में से बॉन्ड टूटता है, तो सबसे पहले वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड्स आर लूजली हेल्ड एंड आर इजीली पोलराइजेबल। अब जाहिर सी बात है, आप यहां पर यदि एक ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, ये क्या है, आप यदि ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं और इसमें से बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पाई बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा। अच्छा, चाहे कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है, होगा तो पाई बॉन्ड ही पहले। अब छोड़ो उस चीज को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक यदि हो रहा है तो यहां पर होगा क्या, यहां पर कुछ इस तरीके से एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पोलराइज हो जाएगा वो बॉन्ड। ये क्या हुआ, ये सादा बॉन्ड था, ये टूट गया। यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दो अलग अलग चार्जेस यहां पर है। तो ये क्या है, ये एक पोलराइज्ड बॉन्ड है, मतलब यहां पर अब पोल्स नजर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, राइट। यही चीज इन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड के आर लूजली हेल्ड एंड आर इजीली पोलराइजेबल, ये आराम से पोलराइज हो जाते हैं, क्योंकि अब लूजली हेल्ड है तो आराम से टूट भी जाते हैं, और जब ये आराम से टूट जाते हैं तो ये आसान तरीके से पोलराइजेबल है। When a compound having a multiple bond is approached by a charged reagent, ये कह रहे हैं कि जब आपके पास एक मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर इसके कांटेक्ट में, अगर इसके आसपास कोई एक रिएजेंट वहां पे आ जाता है, और अच्छा बात यहां पे ये क्या है, चार्ज होना चाहिए भाई आपका रिएजेंट। आपका रिएजेंट ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर पोलराइजेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। The pi electrons of the bond are completely polarized, that is shifted towards the one of the constituent atoms। ये क्या कह रहे हैं, अगर यदि आपके पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके आसपास यदि कोई एक चार्ज रिएजेंट आ जाता है, इसके इन्फ्लुएंस में एक चार्ज रिएजेंट आ जाता है, तो ये जो चार्ज रिएजेंट है इसके कारण आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, वो होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं। अब जैसे ही आपका ये बॉन्ड टूटा, यहां पर पोलराइज हो जाएगा ये बॉन्ड, एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात यहां पर अटकती है कहां, कि भैया ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है आखिर किस तरफ जाएंगे। सपोज करिए आपके पास में एक बॉन्ड है ए और बी के बीच बना हुआ, ये रहा ए और ये रहा बी, इनके बीच में मैंने एक डबल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड है इसके इन्फ्लुएंस में मैं एक चार्ज रिएजेंट लेके आता हूं, फलाना ढिमकाना, वो कोई भी रिएजेंट हो। अब वो आया और उसने क्या किया, यहां पर एक चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब पोलराइजेबिलिटी यहां पर ला दी, पोलराइज कर दिया इस पर्टिकुलर बॉन्ड को, यहां पर बॉन्ड तोड़ दिया और यहां पर आया एक ए सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ हुआ बी। अब बात यहां पर अटकती है कि भैया पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा और नेगेटिव चार्ज कहां आएगा। अब पर मैं कहूं कि यहां पर मैं इस ए और बी की जगह एक बढ़िया सा लाइव एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, ओके। मुझे बताइए कार्बन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्या वो कार्बन है या फिर वो नाइट्रोजन है? सारे दुनिया को पता है नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के आसपास मैं कोई चार्ज स्पीशीज लेके आ जाता हूं तो होगा क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक होकर एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया भैया। अब क्या होगा, मुझे बताइए कि नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, क्या वो कार्बन पे जाएगा या फिर वो नाइट्रोजन पे जाएगा? अगर आपके पर्टिकुलर बॉन्ड में चाहे वो सी और एन हो या फिर ए या बी हो, जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके माथे पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्या वो कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है? जाहिर सी बात है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर बॉन्ड टूटता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन का, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, नाइट्रोजन के टकले पे। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, कार्बन के टकले पे। तो यहां पर हमें यह बात समझ में आ रही है कि अगर यह बॉन्ड पोलराइज हो रहा है
तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के माथे पर, और पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, तो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के माथे पर। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहां से जो चार्ज स्पीशीज में यहां पर लाया था और इस बॉन्ड को तोड़ा था वो मैं ले जाऊं वापस, तो क्या होगा, तो ये जो चीज पहले थी वो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज यहां अंदर चला जाएगा और इसे स्टेबलाइज कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा फिर से। इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है और ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं किसी चार्ज रिएजेंट को यहां से दूर ले जाता हूं और उसके बाद भी यहां पर इसी तरीके से पोलराइजेशन होता है मौजूद, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक परमानेंट इफेक्ट है। किसी एक चार्ज रिएजेंट को अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड के पास ले गया और वहां पर हमेशा के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गया, तो मैं कह सकता हूं कि एक परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन इन्होंने खुद बताया है कि जैसे ही आप वहां से रिएजेंट को बाहर निकालेंगे, दूर ले जाएंगे इन्फ्लुएंस से उसके, तो आपके पास ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बना है, पोलराइजेशन हुआ है, ये वापस वैसा का वैसे ही हो जाएगा, जैसे थे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें ये चीज समझ में आ रही है कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। एक बार फटाफट हम लोग वापस पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज है, क्या दिया गया है। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, हमने समझ लिया। इट कम्स इनटू प्ले इंस्टेंटेनियसली एट द डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, एंड एज सून एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, द ओरिजिनल कंडीशन इज रिस्टोर्ड। क्या बात समझ में आ गई है ना? अब मल्टीपल बॉन्ड बात कर रहे हैं हम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही कहना चाहते हो ना? ओके, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर लूजली हेल्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई बॉन्ड के, ये लूजली हेल्ड होते हैं, इसी कारणवश ये आसानी से टूट जाते हैं और इसीलिए पोलराइजेबल भी होते हैं एकदम आसान तरीके से। अब when a compound having a multiple bond is approached, ये आता है उसके आसपास एक मल्टीपल बॉन्ड के, कौन सा कंपाउंड, एक चार्ज कंपाउंड, एक चार्ज रिएजेंट, द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों है सबसे पहले? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं, इनके बीच इतनी मोहब्बत नहीं होती कि ये ज्यादा दिन तक टिक पाए। ठीक है, तो इनकी मोहब्बत ऐसी है, मतलब ऐसे टाइम पास। तो यहां पर इनका रिश्ता टूट गया, रिश्ता अगर टूट गया तो यहां पर बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गए, कंप्लीटली पोलराइज हो गया, दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम। यही चीज यहां पर उन्होंने लिखी है। देखो भाई, डबल बॉन्ड है, रिएजेंट ऐड किया, आ गया यहां पर। अगर ये मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड कहूं LHS और इसे मैं RHS कहूं, मतलब कि राइट हैंड साइड, यह है लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन का और यह है राइट हैंड साइड अगर रिएक्शन का, तो हमें यहां पर दिख रहा है कि जब हम इस डबल बॉन्ड में या फिर मल्टीपल बॉन्ड में कोई रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर पोलराइजेबिलिटी क्रिएट हो रही है। जो रिएक्शन है आपकी ये टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड जा रही है। लेकिन अगर मैं यहां से इस रिएजेंट को रिमूव कर दूं, अगर मैं इस रिएजेंट को रिमूव कर दूं तो होगा क्या, ये रिएक्शन वापस जहां पर थी, जहां से आई थी वहां पर वापस चली जाएगी, मतलब फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में दौड़नी स्टार्ट कर देगी। और इसी वजह से इसे हमने एक टेम्पररी इफेक्ट कहा है। ये सारी कहानी जितनी भी मैंने आपको दी है मेरी जुबानी, ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आई होप आपके खोपड़िया में ये चीज घुस चुकी होगी, और अगर हां तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।